नमस्ते मेरे प्यारे ड्रामा लवर्स, मैं हूँ आपकी अपनी संजना और आपका जोरदार स्वागत है संजना टीवी पर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे और एक ऐसे डरावने कब्रिस्तान से जहाँ दिन में भी जाने से लोगों की रूह कांपती है। और यहाँ कौन है? हमारा हीरो, हमारा अंगद, अकेला, तन्हा, डरा हुआ। चारों तरफ सूखी पत्तियों की सड़सड़ाहट, उल्लू की डरावनी आवाज और ठंडी हवा के झोंके जो सीधे हड्डियों तक को कंपा दे। माहौल इतना खौफनाक है कि बड़े से बड़ा सूरमा भी यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए। अंगद के चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ साफ दिख रहा है। आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है? वो आया है उस एक नाम की पहेली को सुलझाने जो उसकी होने वाली दुल्हन मिताली की जुबान पर था। बंटू, याद है ना आपको कैसे रेस्टोरेंट में मिताली ने अजीब हरकतें की थी? बस उसी बंटू का राज जानने अंगद यहाँ तक पहुँचा है। अंगद धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। उसकी आंखें चारों तरफ किसी सुराग को ढूंढ रही हैं। तभी उसे अपने ठीक पीछे एक लंबी सी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है और बस अंगद की तो सांस ही अटक जाती है। दिल मानो मुंह को आ गया हो। वो घबरा कर झटके से पीछे पलटता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। उसे एक पल को लगता है कि आज तो पक्का किसी भूत प्रेत से सामना हो ही गया, आज तो काम तमाम। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। वो कोई भूत नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार निकलता है, हाथ में एक पुरानी सी टॉर्च लिए। चौकीदार भी अंगद को इतनी रात में वहां देखकर चौंक जाता है और अपनी कड़क भारी आवाज में पूछता है, ए लड़के, कौन हो तुम और इतनी रात को मुर्दों के बीच क्या कर रहे हो? जिंदा लोगों की जगह नहीं है ये। अंगद अपनी धड़कनों को किसी तरह काबू करते हुए हिम्मत जुटाता है और उससे पूछता है, बाबा माफ करना, मैं बस कुछ ढूंढ रहा था। क्या आप किसी बंटू को जानते हैं? शायद 8 साल पहले उसकी मौत हुई थी। बंटू का नाम सुनते ही उस चौकीदार का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ एक साथ तैर जाता है, जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। वो एक गहरी सांस लेता है और बताता है, हाँ जानता हूँ, बेचारा बंटू, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इसी चौल के पीछे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था उसका। आज से ठीक 8 साल पहले की बात है। ये सुनते ही अंगद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मिताली झूठ नहीं बोल रही थी। वो जिस बंटू का नाम ले रही थी वो सच में मर चुका है। उसकी आंखों के सामने मिताली का वो अजीब बर्ताव, वो मर्दों जैसी आवाज, वो खुद को बार बार बंटू बताना, वो सब घूमने लगता है। वो चौकीदार से कांपती हुई आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए पूछता है, क्या आप मुझे उसकी कब्र दिखा सकते हैं प्लीज? चौकीदार बिना कुछ कहे अंगद को अपने पीछे आने का इशारा करता है और उसे कब्रिस्तान के एक सुनसान कोने में एक पुरानी सी कब्र के पास ले जाता है। उस कब्र के पत्थर पर धूल जमी हुई थी पर नाम साफ पढ़ा जा सकता था, बंटू। अंगद उस कब्र को देखकर पत्थर बन जाता है। उसके दिमाग में एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। मिताली का रेस्टोरेंट में अजीब तरह से नॉनवेज खाना, मर्दों जैसी आवाज में बात करना और खुद को बार बार बंटू बताना। ओ माय गॉड, ये सब सच था। अंगद के मुंह से बस इतना निकलता है, इसका मतलब मिताली, मेरी मिताली के अंदर सच में किसी भूत प्रेत का साया है। ये ख्याल, ये सच्चाई उसके जहन में एक हथौड़े की तरह लगती है और उसकी रूह तक कांप जाती है। उसे अपने प्यार, अपनी मिताली की जान की फिक्र होने लगती है। अब सीन तेजी से शिफ्ट होता है नोएना के घिस पर। हमारा हीरो अंगद सीधा कब्रिस्तान से भागा भागा बदहवास हालत में नोएना के पास पहुंचा है। उसे ये खौफनाक सच्चाई बतानी है, उसे मदद चाहिए। वो हाँफते हुए नोएना से कुछ कह पाता, इससे पहले ही उन्हें अंदर से सूजू की दिल दहला देने वाले जोरदार चीख सुनाई देती है, आ! और अंगद और नोएना दोनों के दिल उछलकर हलक में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना एक पल गंवाए सूजू के कमरे की तरफ भागते हैं। सूजू, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो? कमरे में पहुंचकर जो मंजर वो देखते हैं वो किसी हॉरर फिल्म को टक्कर दे सकता है। सूजू कमरे के कोने में खड़ी बुरी तरह डर से कांप रही है। उसकी आंखें फटी हुई हैं और उसकी कांपती हुई उंगली कमरे में रखी एक ऊंची सी अलमारी की तरफ उठी हुई है। अंगद और नोएना की नजरें जैसे ही उस अलमारी पर पड़ती हैं, उनकी तो दुनिया ही घूम जाती है। दोस्तों, जो उन्होंने देखा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मिताली, जी हाँ, हमारी प्यारी नाजुक सी मिताली एक बेहद अजीब और डरावनी पोजीशन में किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैर मोड़कर उस ऊंची अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी, बिल्कुल मंजुलिका की तरह। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शीतलता और गुस्सा था और वो इन तीनों को ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे अभी हमला कर देगी।
अंगद, नोएमा और सूजू तीनों की तीनों डर के मारे अपनी जगह पर जम जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये उनकी मिताली नहीं हो सकती, ये कोई और है, कोई भयानक सा साया। तभी मिताली एक डरावनी खून जमा देने वाली नजर उन पर डालती है और खटाक वो अलमारी के ऊपर से ऐसे कूदती है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर हो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डर के। ये देखकर तो तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर मिताली को पकड़ते हैं जो अब तक बेहोश हो चुकी थी और उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं। सूजू तो अपनी बहन की ये हालत देखकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरी मिताली को क्या हो गया है? मेरी बहन को क्या हो गया है? ये ऐसे क्यों कर रही है? अब अंगद के सब्र का बांध टूट जाता है। अब और छुपाना नामुमकिन था। वो नोएना और सूजू को पास बिठाता है और बताता है, मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है, ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। उस दिन रेस्टोरेंट में भी मिताली ने अजीब बर्ताव किया था। वो बार बार बंटू का नाम ले रही थी। मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ और मुझे पता चला है बंटू की 8 साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुझे पूरा यकीन है बंटू की आत्मा, बंटू का भूत मिताली के शरीर में है। ये सुनकर नोएना और सूजू के होश उड़ जाते हैं। सूजू तो नहीं नहीं कहकर रोने लगती है। नोएना डरते हुए एक आखिरी उम्मीद के साथ अंगद से पूछती है, अंगद, इन सब की वजह से तुम मिताली से शादी करने से मना तो नहीं कर दोगे ना? प्लीज उसे छोड़ना मत। और यहीं पर हमारा हीरो अंगद सबका दिल जीत लेता है। अंगद सूजू को संभालते हुए कहता है, नहीं नोएना, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं मिताली को ऐसे हाल में कैसे छोड़ सकता हूँ? वो मेरा प्यार है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये सब हमारी शादी के बाद हुआ होता तो क्या मैं उसे छोड़ देता? नहीं, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, हम उसका इलाज करवाएंगे। मुझे पता चला है चौल के पास एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो इन चीज़ों का इलाज करते हैं। हम कल ही मिताली को उनके पास ले जाएंगे, वो ठीक कर देंगे, मुझे यकीन है। लेकिन प्लीज़ ये बात हम चारों के अलावा किसी को, घर में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अंगद की ये हिम्मत और मोहब्बत देखकर नोएना और सूजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोएना कहती हैं, अंगद, तुम सच में बिल्कुल अपने पापा मेहर पर गए हो। इतना बड़ा दिल, इतना प्यार करने वाला। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मिताली का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सूजू भी रोते हुए अंगद का हाथ पकड़ लेती है। उसे अपनी बहन के लिए अंगद के रूप में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और अब जरा सीन को पलटते हैं। एक तरफ जहां ये खौफनाक ड्रामा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन में क्या हो रहा है? अरे भाई, वहां तो जश्न का माहौल है। शहनाइयां बजने को तैयार हैं। घर को गेंदे और गुलाब के फूलों से ऐसे सजाया जा रहा है जैसे कोई दुल्हन हो। आखिर घर के लाडले बेटे अंगद की मेहंदी का फंक्शन जो है, पूरा वीरानी परिवार बहुत खुश है। नाच गाने कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और फंक्शन की तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं। तभी मेहर तुलसी के पास आते हैं और एक फॉर्मल सी स्माइल के साथ कहते हैं, तुलसी, आज शाम मेहंदी के फंक्शन में नोएना और उसके गेस्ट भी यहीं आ रहे हैं। मैंने उन्हें इन्वाइट कर लिया है। ये सुनकर तुलसी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। वो खुश हो जाती है कि चलो इस बहाने दोनों परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे। लेकिन हमारे मेहर जी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो तुलसी पर ताना कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, हाँ, आखिर नोएना तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त जो है, बल्कि तुम्हारी क्या, अब तो वो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। आखिरकार उसने उस दिन आग में कूदकर मेरी जान जो बचाई थी। कुछ लोग तो घर पर मौजूद भी नहीं थे। मेहर का ये ताना एक जहरीले तीर की तरह सीधा तुलसी के दिल पर लगता है। वो समझ जाती है कि मेहर उस दिन के लिए अभी भी उसे ताने दे रहा है जब ऑफिस में आग लगी थी और वो वृंदा के साथ थी। खैर, बात आगे बढ़ती है और मेहर पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं, मुझे आप सबसे परी के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, एक फैसला जो मैंने लिया है। सब लोग चौंक कर मेहर को देखने लगते हैं। मेहर कहते हैं, देखिए, अंगद की शादी में बहुत से मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो जाहिर है वो लोग परी की टूटी हुई शादी के बारे में बातें बनाएंगे, कानाफूसी करेंगे। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी की कड़वी बातें सुननी पड़े या उसे नीचा देखना पड़े। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। मैं आज मेहंदी के फंक्शन में सबके सामने ये अनाउंस करूंगा कि हमारी बेटी परी की शादी रणविजय के साथ होने वाली है। ये सुनते ही परी के चेहरे पर तो जैसे दिवाली के पटाखे फूट जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। लेकिन तुलसी तो जैसे शौक से जम जाती है। लेकिन मेहर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। वो तुलसी पर चिल्ला पड़ते हैं, बस तुलसी, बस, तुम हमेशा मेरी खुशियों के बीच में क्यों आ जाती हो? दोनों के बीच बहस तेज हो ही रही होती है कि तभी मेहर का फ़ोन बजता है। और फ़ोन था पुलिस स्टेशन से। पुलिस का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अब सीन पहुंचता है सीधा पुलिस स्टेशन। मेहर और नोएना वहां पहुंचते हैं
और देखते हैं कि रणविजय पहले से ही वहां एक हीरो की तरह खड़ा है और उसने जो किया था वो देखकर तो महर हैरान रह गए। रणविजय ने सुहास को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। जी हाँ, वही सुहास जिसने महर के ऑफिस में आग लगाई थी। रणविजय बड़े ही मासूमियत और बहादुरी का नकाब पहनकर महर से कहता है, महर अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे ही मुझे पता चला कि ये सब मेरे दोस्त सुहास ने किया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने दोस्ती से बढ़कर सच्चाई का साथ दिया और इसे पकड़कर सीधा यहाँ ले आया। महर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में जेल के अंदर बंद सुहास के पास जाते हैं और उसका कॉलर पकड़कर पूछते हैं, क्यों किया तूने ऐसा? क्या दुश्मनी है तेरी हमसे, जो तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया? इस पर सुहास एक रहस्यमयी शातिर मुस्कान के साथ कहता है, ये सवाल मुझसे नहीं, जाकर अपने लाडले बेटे अंगद से पूछिए। असली कहानी तो वो ही बताएगा। ये क्या कह गया सुहास? दोस्तों, यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो रणविजय का ही मास्टर प्लान था। रणविजय सुहास से मिलता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो कहता है, देख भाई, ये आग वाली बात ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। तू एक काम कर, तू जाकर सरेंडर कर दे। अगर तू फंसा तो मैं भी फंस जाऊंगा और फिर मेरी और परी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे कुछ ही दिनों में बेल पर बाहर निकलवा लूंगा। बस कुछ ही दिन की तो बात है। बेचारा सुहास अपने धोखेबाज दोस्त के झांसे में आ जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। वाह रणविजय वाह, क्या शातिर दिमाग पाया है बंदे ने। एक तीर से दो निशाने। सुहास को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया ताकि उसका राज ना खुले और महर की नज़रों में एक सच्चा और ईमानदार हीरो भी बन गया। महर तो रणविजय से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। और वो उसे भी शाम को मेहंदी के फंक्शन में आने का खास न्योता दे देते हैं। महर गुस्से में आग बबूला होकर घर वापस आते हैं और सीधा अंगद के पास जाते हैं। अंगद, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और सुहास के बीच? उसने पुलिस स्टेशन में तुम्हारा नाम क्यों लिया? अब अंगद को ना चाहते हुए भी सच बताना ही पड़ता है। वो बताता है, पापा, सुहास एक बहुत ही घटिया और बदतमीज इंसान है। उसकी सगाई वृंदा के साथ हुई थी। तभी तुलसी बीच में बोलती है, हाँ महर, ये वही लड़का है। एक दिन होटल में सुहास वृंदा के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब अंगद वहां पहुंचकर वृंदा को उससे बचाया था। शायद इसी बात का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर महर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अंगद और तुलसी दोनों पर बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। कौन है ये वृंदा? क्या लगती है वो हमारी? कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है? नहीं ना? तो तुम दोनों माँ बेटों को क्या जरूरत थी किसी और के फटे में टांग अड़ाने की? सुपर हीरो बनने का शौक चढ़ा है तुम दोनों को। देखो, तुम्हारी उस महानता की वजह से आज हमारे ऑफिस में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। पहले ये तुलसी की तरफ इशारा करके कहते हैं, वृंदा वृंदा करती थी, अब तुम भी उसी के पीछे शुरू हो गए हो। दूर रहो उस लड़की से। ये सारी बातें और ये सारा तमाशा परी छुपकर सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि सुहास कितना गिरा हुआ इंसान था और वो ये सोचकर हैरान रह जाती है कि वो ऐसे इंसान के दोस्त रणविजय से शादी करने जा रही थी। उसके दिमाग में अब रणविजय का पूरा खेल धीरे धीरे समझ आने लगता है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर रणविजय को फोन मिलाती है। रणविजय, तुम बहुत खतरनाक इंसान हो। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसे गिरफ्तार करवा दिया। रणविजय फोन पर शातिर अंदाज में हंसता है और बड़े प्यार से कहता है, अरे मेरी जान, मेरी होने वाली बीवी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए किया था। मुझे तुम्हारे पापा को इम्प्रेस तो करना था और देखो, मेरा प्लान काम कर गया। जब मैंने तुम्हें पटा लिया तो तुम्हारे पापा को पटाना कौन सी बड़ी बात है। परी को रणविजय की इन चिकनी चुपड़ी बातों से और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो सोचने लगती है कि ये आदमी भरोसे के लायक भी है या नहीं। दूसरी तरफ हमारा बेचारा अंगद परेशान है। एक तो घर का कलेश, ऊपर से मिताली की चिंता। नॉयना उसके पास आती है और कहती है, अंगद, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज शाम को मेहंदी का फंक्शन है, घर मेहमानों से भरा होगा। कहीं फंक्शन में मेहमानों के सामने मिताली फिर से कोई अजीब हरकत ना करने लगे। हमारी इज्जत का क्या होगा? अंगद कहता है, आप चिंता मत करो नॉयना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी चौल के पास वाले बाबा से मिलकर आता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। लेकिन जाने से पहले अंगद किसी को फोन करता है और वो फोन वृंदा को करता है। उसे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में शायद वृंदा ही उसे समझ सकती है। वो वृंदा को मिलने के लिए बुलाता है। अंगद और वृंदा एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। अंगद उसे मिताली की सारी हालत शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि कैसे मिताली के अंदर बंटू नाम के किसी लड़की का भूत है। वृंदा को पहले तो ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। वो कहती है, सर प्लीज, ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। हो सकता है उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। अंगद उसे समझाता है, वृंदा, मैं भी तुम्हारी तरह इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे झुठला दूं। वो एक पक्की वेजिटेरियन लड़की होकर नॉनवेज खा रही है, मर्दों की भारी आवाज में बात कर रही है।
मैंने आज खुद कब्रिस्तान में बंटू की कब्र भी देखी है। वृंदा अंगद की आंखों में सच्चाई और अपनी दोस्त के लिए बेपनाह प्यार और चिंता देखती है। उसे एहसास होता है कि मामला वाकई गंभीर है। वो अंगद का हाथ पकड़कर कहती है, सर, अगर ये सब सच है तो मिताली दी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर आप हिम्मत मत हारिए, आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और आप दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से होगी, मैं आपके साथ हूँ। वृंदा की बातें सुनकर अंगद को एक अजीब सी हिम्मत और सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और किरदार की एंट्री बाकी है। जब अंगद और वृंदा हाथ पकड़कर बात कर रहे होते हैं तो उन्हें दूर से एक जोड़ी शातिर आंखें देख लेती हैं। और वो आंखें थीं मालती की, वही मालती जो हमेशा पैसों के पीछे भागती है और मौके की तलाश में रहती है। वो अंगद और वृंदा को इतनी रात में अकेले में हाथ पकड़े हुए साथ देखकर अपने मन में खिचड़ी पकाने लगती है। उसके दिमाग में लालच के लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचती है, अरे वाह, ये वृंदा तो बड़े हाथ पैर मार रही है, सीधा बिरानी खानदान के होने वाले दामाद पर डोरे डाल रही है। अरे अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगी, करोड़पति, फिर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और इसी शातिर सोच और एक डरावने सस्पेंस के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, ड्रामा का ओवरडोज। एक तरफ मिताली पर मंडराता भूत का साया, दूसरी तरफ रणविजय की खतरनाक साजिश का जाल, और तीसरी तरफ मेहर और तुलसी के बीच बढ़ती दूरियां, और इन सब के बीच बेचारी मालती के करोड़पति बनने के हसीन सपने। उफ, इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। और उसकी सबसे पहली, सबसे तेज और सबसे मसालेदार अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? जी हाँ, आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल संजना टीवी पर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाओ, उसके बगल वाली घंटी को टन बजा दो, ताकि कोई भी ड्रामा, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना तो बनता है बॉस। मैं आपकी संजना आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और जबरदस्त अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे ड्रामा लवर्स।